हेलो एवरीवन, वेलकम टू नॉर्थ ईस्ट पीएससी। ये एक डेमो सेशन है रिगार्डिंग मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री। इस डेमो सेशन में आज हम एंग्लो मराठा वॉर्स के बारे में देखेंगे। ठीक है, उससे पहले मैं आपको बताना चाहूँगी जो हमारा न्यू बैच है जो 20 अप्रैल से स्टार्ट हो रहा है फॉर एपीपीएससी। आप चाहें तो आप इसे एनरोल कर सकते हैं। ठीक है, दिस इज अबाउट मी, माय नेम इज याशना। अगर आपको कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए जो हमारा कोर्स 28 अप्रैल से स्टार्ट हो रहा है उसके रिगार्डिंग, तो आप इस नंबर पे कॉल या फिर व्हाट्सएप कर सकते हैं। या फिर आपको कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए तो आप इसको QR कोड को स्कैन करके रिगार्डिंग डेमो सेशन एंड रिगार्डिंग कोर्स भी इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। तो आज के इस डेमो सेशन में हम एंग्लो मराठा वॉर्स को जो है डिस्कस करेंगे। तो 3 एंग्लो मराठा वॉर्स हुई थी, फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड। तो आज हम तीनों वॉर्स को अच्छे से देखेंगे और क्या क्या इंपॉर्टेंट फीचर्स है वो सारी चीज़ें देखेंगे। जब हम वॉर्स को देखते हैं, जब हम वॉर्स के बारे में पढ़ते हैं स्पेशली एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो हम कौन कौन सी चीज़ें देखते हैं? क्रोनोलॉजी, इंपॉर्टेंट किंग्स, अगर कोई इंपॉर्टेंट ट्रीटी हुई है तो हम उसके बारे में भी देखते हैं। ठीक है, तो इस एंग्लो मराठा वॉर्स में भी हम क्रोनोलॉजी, अगर कोई इंपॉर्टेंट किंग्स है और ट्रीटीज कौन कौन सी हुई थी वो देखेंगे। क्योंकि जो क्वेश्चंस है वॉर रिलेटेड क्वेश्चंस अगर आएंगे तो इन्हीं टॉपिक्स पे आएंगे, तो हमें इन टॉपिक्स पे ज़्यादा ध्यान देना है। तो हम देखते हैं कि फर्स्ट एंग्लो मराठा वॉर जो थी वो क्यों हुई थी। फर्स्ट एंग्लो मराठा वॉर का टाइम पीरियड है 1775 टू 1782। जो मराठास थे वो एक स्ट्रॉन्ग, मराठास की जो किंगडम थी वो बहुत स्ट्रॉन्ग थी। जो मुगल इंडिया थी जब वो डिसइंटीग्रेट हो रही थी, जब वो वीक पड़ रही थी, तो जो मराठास थे वो स्ट्रॉन्ग हो रहे थे। ठीक है, तो हम थोड़ा सा बैकग्राउंड देखते हैं। क्योंकि इंडिया में मुगल्स थे और मुगल्स जो थे वो वीक होते जा रहे थे, तो ये जो किंगडम है मराठा किंगडम वो स्ट्रॉन्ग हो रहा था। पर मराठा किंगडम में प्रॉब्लम क्या थी? इनके इंटरनल डिस्प्यूट्स की वजह से मराठास को प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ रही थी। और जो ये मराठास का इंटरनल प्रॉब्लम थी वो किस लिए थी? वो आपस में क्यों लड़ रहे थे? फॉर बिकमिंग पेशवा।
पेशवा क्या होता है? एक इम्पॉर्टेंट पोस्ट होती है पेशवा मराठा किंगडम में, मान लीजिए इक्विवेलेंट टू किंग। ठीक है, पहले तो पेशवा को जब शिवाजी थे उस टाइम पे पेशवा होता था इम्पॉर्टेंट मिनिस्टर, हम मान सकते हैं प्राइम मिनिस्टर के जैसे। पर जब शिवाजी की डेथ हुई तो जो पेशवास थे उनका जो रोल है वो इम्पॉर्टेंट बन गया। ठीक है, तो इंटरनल डिस्प्यूट्स किस वजह से थे? क्योंकि सबको पेशवा बनना था। पेशवा के लिए जो लड़ाई थी इंटरनली वो पेशवा बनने के लिए थी। तो एक स्ट्रॉन्ग पेशवा थे जिनका नाम था माधवराव। पर उनकी डेथ हो जाती है। कब? माधवराव जो स्ट्रॉन्ग पेशवा थे, इनकी डेथ के बाद ही जो इंटरनल डिस्प्यूट्स है वो बढ़ने लग जाते हैं। तो 1772 में जो है वो माधवराव की डेथ हो जाती है। और इनके जो ब्रदर है, माधवराव के जो ब्रदर है जिनका नाम था नारायण राव, जो 5th पेशवा बनते हैं, 5th पेशवा। तो माधवराव की डेथ के बाद जो उनके ब्रदर है नारायण राव वो 5th पेशवा बनते हैं। ठीक है, पर जो नारायण राव के अंकल थे, जो नारायण राव के अंकल थे जिनका नाम था रघुनाथ राव, क्योंकि मैंने आपको बताया कि इंटरनल wait, I will write again. रघुनाथ राव। जो रघुनाथ राव थे वो अंकल थे नारायण राव के, और जो ये रघुनाथ राव थे वो चाहते थे पेशवा बनना, बट बन कौन गया? नारायण राव। तो उन्होंने क्या करा? उन्होंने नारायण राव को असैसिनेट कर दिया, उनको मरवा दिया, क्योंकि नारायण राव की कोई लीगल चाइल्ड नहीं था। और जितने भी अदर ब्रदर्स थे वो बैटल ऑफ पानीपत में उनकी डेथ हो गई थी। तो जब कोई लीगल चाइल्ड नहीं था और कोई अदर ब्रदर नहीं था, तो जो पेशवा है वो कौन बनता? रघुनाथ राव। तो ऐसा ही हुआ, रघुनाथ राव जो थे वो नेक्स्ट पेशवा बन जाते हैं। पर कुछ मंथ्स बाद क्या होता है, जो नारायण राव है जो नारायण राव की विडो थी वो एक मेल चाइल्ड को बर्थ देती है। अब लीगली क्या होना चाहिए, जो नारायण राव का चाइल्ड है वो नेक्स्ट पेशवा बनना चाहिए। तो ऐसा ही होता है, ये जो चाइल्ड होता है इनका नाम होता है सवाई माधवराव।
ठीक है। तो ये जो चाइल्ड होता है सवाई माधवराव, ये अभी बहुत छोटा होता है, पर ये लीगली पेशवा बनना चाहिए होता है। तो क्या करते हैं सब मिलके, और जो रघुनाथ राव है उन्होंने नारायण राव को असैसिनेट किया था, ये सबको पता था। तो रघुनाथ राव को वैसे भी पेशवा नहीं बनने देना था। तो जैसे ही चाइल्ड आता है सवाई माधवराव, तो जो इम्पोर्टेंट मेंबर्स होते हैं पेशवा ग्रुप के, जिसमें से होते हैं एक नाना फडणवीस प्लस मराठा चीफ्स, जिनको क्या बोलते हैं 12 भाई। ये इस चाइल्ड के बिहाफ पे पेशवाशिप जो है उसको संभालते हैं, ठीक है। और क्या होता है, जो राघव नाथ होते हैं उसको पेशवाशिप से हटा दिया जाता है। तो यहां से स्टार्ट होती है फर्स्ट एंग्लो मराठा की, यहां से स्टार्ट होती है। कैसे? जो रघुनाथ राव है वो 1775 में क्या करते हैं, रघुनाथ राव जाते हैं, हेल्प मांगते हैं किससे, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी से, और बोलते हैं कि उनको क्या बनना है, उनको पेशवा बनना है। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी तो इसी चांस में होती है कि कोई उनसे हेल्प मांगे। तो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी क्या कहती है ऑल राइट, हम आपको हेल्प करेंगे, पर उसके बदले हमें कुछ चाहिए। तो एक ट्रीटी साइन होती है, ट्रीटी ऑफ सूरत। कब होती है? 1775 में। इस ट्रीटी में क्या होता है, रघुनाथ जो है वो कहते हैं कि वो ब्रिटिशर्स को सालसेट एंड बसीन जो लैंड है वो प्रोवाइड करते हैं ब्रिटिशर्स को। एंड सेकेंड वो बोलते हैं कि सूरत एंड बरूच उससे रेवेन्यू शेयर करेंगे ईस्ट इंडिया कंपनी को। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को इन दोनों स्टेट का रेवेन्यू शेयर करेंगे और ये दोनों स्टेट दे देते हैं, ठीक है। और इसके बदले में ब्रिटिशर्स क्या करते हैं, 2500 सोल्जर्स प्रोवाइड करते हैं। और रघुनाथ राव को यही चाहिए था कि उनको सोल्जर्स प्रोवाइड हो, जिसके वजह से वो पेशवा से लड़ सके। अब क्या होता है, जैसे ये ट्रीटी ऑफ सूरत है, ट्रीटी ऑफ सूरत की एक कॉपी कहाँ जाती है, एक कॉपी जाती है कैलकाटा में, कैलकाटा काउंसिल के पास। ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि इस टाइम पे रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773 आ जाता है। और इस रेगुलेटिंग एक्ट में क्या बोला होता है कि जो बॉम्बे एंड मद्रास प्रेसिडेंसी है वो अपने कोई भी डिसीजन लेंगे वो बंगाल जो प्रेसिडेंसी है उससे पूछ के लेंगे। तो कोई भी डिसीजन लिया जाता है तो एक कॉपी जो है वो कैलकाटा में जाती है या बंगाल में जाती है। तो क्या होता है, मराठास वर्सेस रघुनाथ प्लस ईस्ट इंडिया कंपनी। ईस्ट इंडिया कंपनी को कौन लेड करता है? केटिंग, ये लेड करता है और ये इनकी वॉर स्टार्ट हो जाती है। बट बीच में क्या होता है, जो एक कॉपी कैलकाटा पहुंचाई होती है तो वो इस वॉर को रोकने के लिए बोलती है।
तो कैलकाटा काउंसिल, वॉरेन हेस्टिंग जो होते हैं, वॉरेन हेस्टिंग, वो बॉम्बे प्रेसिडेंसी को कहते हैं कि वॉर को स्टॉप करो, एंड वो मराठास को भी क्या बोलते हैं कि हम एक फ्रेंडली ट्रीटी साइन करते हैं, जिससे वॉर जो है वो रुक जाए। तो क्या होती है, एक ट्रीटी साइन होती है जिसे बोलते हैं ट्रीटी ऑफ पुरंदर, और ये ट्रीटी कब साइन होती है, 1776 में, ब्रिटिशर्स एंड मराठास के बीच। और इस ट्रीटी में क्या होता है, इस ट्रीटी में क्या होता है, जो सवाई माधवराव थे, जो चाइल्ड था, सवाई माधवराव को पेशवा मान लिया जाता है, और बोला जाता है कि जो ब्रिटिशर्स है वो मराठास के जितने भी रेबल्स हैं उनका साथ नहीं देंगे, इंक्लूडिंग रघुनाथ। एंड क्या बोलते हैं, जो सैलिसेट की लैंड देने की बात कही थी रघुनाथ ने, उसके मराठास बोलते हैं कि सैलिसेट हम नहीं दे सकते, उसके बदले आप क्या कर सकते हैं, 3 लाख की कोई भी टेरिटरी एक्वायर कर सकते हैं, बट सैलिसेट नहीं प्रोवाइड करते उनको। ठीक है, ये सारी चीजें हो जाती है। अब क्या होता है, ये सारी सेटलमेंट हो गई, एक पीस ट्रीटी साइन हो जाती है। पर मराठास को क्या लगता है कि जो ब्रिटिशर्स है वो हम पे फिर से अटैक कर सकते हैं, तो वो अपने आप को स्ट्रॉन्ग बनाना चाहते हैं अगेंस्ट ब्रिटिशर। तो वो क्या करते हैं, जो मराठास है वो फ्रेंच की हेल्प लेते हैं, और उनके साथ फ्रेंडली अलायंस रखते हैं। ठीक है, तो मराठास क्या प्रोवाइड करते हैं फ्रेंच को, वो एक वेस्ट कोस्ट पे एक पोर्ट प्रोवाइड करते हैं, एंड जो फ्रेंच होती है, फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी है, वो मराठास को क्या प्रोवाइड करती है, 2500 सोल्जर्स, यूरोपियन सोल्जर। ठीक है, एंड वो कहते हैं कि 10,000 जो इंडियन सोल्जर्स है उनको वो ट्रेन करेंगे वेस्टर्न मिलिट्री के हिसाब से, जो वेस्टर्न मिलिट्री होगी उनकी लाइंस पर इन 10,000 सोल्जर्स को ट्रेन करेंगे। ठीक है, अब इससे क्या होता है, इससे होता है कि जो ब्रिटिशर्स है उन्हें ये चीज़ ठीक नहीं लगती, क्योंकि जो फ्रेंच एंड ब्रिटिशर्स है उनकी वैसे ही राइवलरी हमेशा रहती है, तो ब्रिटिशर्स है वो अटैक कर देते हैं मराठास पर। और इसमें क्या होता है, जो ब्रिटिशर्स होते हैं वो डिफीट हो जाते हैं, फिर से एक जो ट्रीटी है वो साइन होती है, और इस ट्रीटी का नाम क्या है, ट्रीटी ऑफ वडगांव। और ये कब साइन होती है, 1779। इसमें ब्रिटिश हार जाते हैं, एक पीस ट्रीटी मान सकते हैं, वो साइन होती है।
और इसके अंदर क्या कहते हैं, इसके अंदर मराठास कहते हैं, इस ट्रीटी के अंदर वो बोलते हैं कि 1775 के बाद जितनी भी टेरिटरीज ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने एक्वायर किए वो सारी की सारी मराठास को रिटर्न चाहिए होती है। ठीक है, ट्रीटी ऑफ वडगांव में ये बोला जाता है। बट क्योंकि ये बॉम्बे प्रेसिडेंसी में हो रहा था, पर कैलकाटा प्रेसिडेंसी की भी सारी बात माननी होती है, तो क्या होता है, बट बंगाल में जो वॉरेन हेस्टिंग बैठे होते हैं, वो रिजेक्ट कर देते हैं ट्रीटी ऑफ वडगांव को, रिजेक्टेड ट्रीटी ऑफ वडगांव। ठीक है, और वॉरेन हेस्टिंग क्या करते हैं, लार्ज आर्मी भेजते हैं। ठीक है, और इस लार्ज आर्मी जब मराठास से डिफीट करते हैं, उन पर अटैक करते हैं, तो क्या होता है, डिफीट हो जाते हैं मराठास। यहाँ पे मराठास हार जाते हैं जब लार्ज आर्मी वॉरेन हेस्टिंग भेजते हैं। तो फिर एक और ट्रीटी साइन होती है, ट्रीटी ऑफ सालबाई। (1782) में इसमें ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी वॉरेन हेस्टिंग के अंडर एक साइड मराठास और एक साइड जो मराठा को लेड कर रहे होते हैं, मराठा एम्पायर को वॉर्स को जो लेड कर रहे होते हैं, एक इंपॉर्टेंट पर्सन जिनका नाम होता है महाजी शिंदे। बोला जाता है कि ये न्यूट्रल रहेंगे और अगर कोई भी प्रॉब्लम होती है बिटवीन ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी एंड मराठास, तो ये म्यूचुअल अरेंजमेंट करेंगे या म्यूचुअल गारंटियर होंगे किसी भी प्रॉब्लम की जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी और मराठास के बीच में होगी। ठीक है, ये सारी चीजें हो जाती है, ये सारी चीजें सॉल्व हो जाती है ट्रीटी ऑफ सालबाई में। ये एक इंपॉर्टेंट ट्रीटी है। ठीक है, उसके बाद क्या होता है, सेकेंड एंग्लो मराठा वॉर स्टार्ट होती है। अब ये सोचने वाली बात है कि सारी जब चीजें ठीक थी, कोई प्रॉब्लम नहीं थी, सेकेंड एंग्लो मराठा वॉर, इसका टाइम पीरियड हम देखेंगे। इसका टाइम पीरियड है 1803 टू 1805। तो इस वॉर में क्या होता है, ये वॉर क्यों स्टार्ट होती है, सारी चीजें जैसे हमने यहाँ देखा, सारी चीजें सॉर्ट थी। ट्रीटी ऑफ सालबाई हो गई थी, यहाँ पे म्यूचुअल जो महाजी शिंदे थे उनको न्यूट्रल रख दिया गया था। कोई भी अगर प्रॉब्लम होती तो महाजी शिंदे से को वो सॉल्व करते, महाजी शिंदे उस प्रॉब्लम को सॉल्व करते। सारी चीजें हो गई थी। तो फिर सेकेंड एंग्लो मराठा वॉर क्यों हुई, जो फर्स्ट जब हमने देखा था फर्स्ट एंग्लो मराठा वॉर हुई थी, वो भी क्यों स्टार्ट हुई थी, इंटरनल डिस्प्यूट के वजह से। तो जो सेकेंड एंग्लो मराठा वॉर है वो भी क्यों स्टार्ट होती है, इंटरनल डिस्प्यूट की वजह से।
इंटरनल डिस्प्यूट्स की वजह से ही ये सेकेंड एंग्लो मराठा वॉर स्टार्ट होती है। इंटरनल डिस्प्यूट्स में किस लिए? जो पहले रीजन था पेशवाशिप के लिए। बट इस टाइम पीरियड तक क्या होता है, जो मराठा एम्पायर इतना स्ट्रांग होता है वो वीक पड़ने लग जाता है, क्योंकि जो इम्पोर्टेंट पर्सनालिटीज होते हैं, इंपॉर्टेंट चीफ्स होते हैं, इंपॉर्टेंट मंत्रीज होते हैं, वो वीक पड़ने लग जाते हैं, वीक हो जाते हैं। तो क्या होता है, जो मराठा किंगडम है वो छोटे छोटे चीफटेंस में डिवाइडेड था, पहले भी था, बट ये जो चीफटेंस थे अब वो स्ट्रॉन्ग बनते जा रहे थे। तो 5 चीफटेंस देखते हैं कौन कौन से थे। फर्स्ट है सिंधियास, जो कहां से रूल करते थे? ग्वालियर। देन भोंसले, जो रूल करते थे नागपुर से। देन गायकवाड़, जो कहां से रूल करते थे? बड़ोदरा से। होलकर्स, जो कहां से रूल करते थे? इंदौर से। एंड पेशवा, जो कहां से रूल करते थे? पूना से। तो ये इंपॉर्टेंट चीफटेंस थे मराठा एम्पायर के, ठीक है। अब क्या होता है, जो बाजीराव सेकंड होता है, ये कहां से होते हैं? ये पेशवा होते हैं जो पूना के थे। ये जो है इस चीफटेंस के किंग होते हैं या फिर पेशवा होते हैं बाजीराव सेकंड। ये क्या चाहते थे? ये चाहते थे पेशवा बनना, इनको पेशवा बनना था। तो ये क्या करते हैं, ये हेल्प मांगते हैं किससे? ईस्ट इंडिया कंपनी से, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी से। और ईस्ट इंडिया कंपनी जो है वो ओके बोलती है, हाँ बोलती है, और एक ट्रीटी साइन करवाती है जिसे हम बोलते हैं ट्रीटी ऑफ बसीन। ये ट्रीटी कब साइन हुई थी? 1802 में। इस ट्रीटी के अंडर क्या होता है कि जो ईस्ट इंडिया कंपनी है वो बाजीराव सेकंड को क्या करती है? 6000 ट्रूप्स प्रोवाइड करती है। और क्या बोलती है कि जो मराठा किंगडम होगा, मराठा जो किंगडम होगा उसकी जो फॉरेन पॉलिसी है अब वो ईस्ट इंडिया कंपनी रेगुलेट करेगी। जो भी फॉरेन अफेयर्स होंगे या जो भी फॉरेन पॉलिसीज होंगी वो अब ईस्ट इंडिया कंट्रोल करेगी। एंड उन्होंने थर्ड क्या ट्रीटी में रखा कि जो अदर यूरोपियंस है जिसका इंग्लिश के साथ, इंग्लिश ब्रिटिश कंपनी के साथ वॉर है, सपोज फ्रेंच, उसको एम्प्लॉयमेंट नहीं देगी अपने एरिया में या अपने किंगडम में, ऑफर नहीं करेगी एम्प्लॉयमेंट। ये सब हो गया। और उसके बाद जो है जो बाजीराव सेकंड है वो क्या, वो पेशवा बन जाते हैं, ठीक है। बट क्या होता है, ये जो ट्रीटी है
ट्रीटी ऑफ बसीन वो अदर चीफ्टन्स को, मतलब गायकवाड़ को, होलकर को, भोंसले को और सिंधियास को पसंद नहीं आती है। तो ट्रीटी ऑफ बसीन वो एक्सेप्ट नहीं करते हैं, और जब वो एक्सेप्ट नहीं करते हैं तो वो रिजल्ट क्या आता है, सेकेंड एंग्लो मराठा वॉर। क्योंकि वो ट्रीटी ऑफ बसीन एक्सेप्ट नहीं करते वो चारों चीफ्टन्स। उसके बाद क्या होता है 1803 में, आई नो ये थोड़ी क्रोनोलॉजी को हमें ऐसे पढ़ना पड़ रहा है, आप लोगों के लिए शायद ये थोड़े टर्म्स भी अलग होंगे, न्यू होंगे, बट इससे क्वेश्चंस आते हैं और हमें इसको पढ़ना पड़ेगा। थोड़ी स्टोरी बोरिंग भी है, आई नो, क्योंकि सारे किंग्स के बारे में है और लड़ाइयों के बारे में है, वॉर्स के बारे में, पर इससे क्वेश्चंस आते हैं तो हमको इसे याद करना पड़ेगा। तो 1803 में क्या होता है, जो सिंधियाज होते हैं, कहाँ के होते हैं सिंधियाज, ग्वालियर के। जो सिंधिया होते हैं ग्वालियर के, वो अटैक करते हैं ब्रिटिशर्स पर वो हार जाते हैं, डिफीट हो जाते हैं। तो फिर उनको एक ट्रीटी साइन करनी पड़ती है, ट्रीटी ऑफ सूरत, वेट आई राइट प्रॉपर्ली, ट्रीटी ऑफ सूरत जी जनगांव, ठीक है। ये उनको ट्रीटी साइन करनी पड़ती है, किसको, सिंधिया को, क्योंकि वो डिफीट हो जाते हैं ब्रिटिशर्स से। फिर 1803 में ही जो भोंसले होते हैं, भोंसले कहाँ से होते हैं, वो होते हैं नागपुर से। वो भी डिफीट हो जाते हैं, वो अटैक करते हैं, वो भी डिफीट हो जाते हैं, तो उनको ट्रीटी साइन करनी पड़ती है, ट्रीटी ऑफ देवगांव। इसका नाम इससे एटलीस्ट ईजी है, ये आपके लिए प्रोनाउंस करना भी मे बी थोड़ा सा मुश्किल होगा। आप अगर कोई भी आपको प्रोनाउंसिएशन में दिक्कत होती है, स्पेलिंग वगैरह में दिक्कत होती है, तो आप उसे ऐसे निमोनिक्स के फॉर्म में भी याद कर सकते हैं, ठीक है। अगर आपको कोई भी ट्रीटी याद करने में प्रॉब्लम है, कोई भी क्रोनोलॉजी याद करने में प्रॉब्लम हो रही है, तो आप निमोनिक्स की हेल्प ले सकते हैं, क्योंकि ये सारी चीज़ें तो याद करनी पड़ेगी। देन क्या होता है 1804, उसमें जो होलकर्स है, होलकर्स कहाँ के थे, इंदौर के। जो होलकर्स है वो भी अटैक करते हैं ब्रिटिशर्स पर वो भी हार जाते हैं, तो उन्हें कौन सी ट्रीटी साइन करनी पड़ती है, ट्रीटी ऑफ राजपुर घाट या राजपुर घाट, ठीक है। अब ये सारे जब साइन कर देते हैं ट्रीटी, और जो फाइव इंपॉर्टेंट चीफ्टन्स होते हैं, पेशवा जो है वो, पेशवा जो है पुणे के जो पेशवाज है वो पेशवा तो बन जाते हैं, पर वो सब्सिडरी अलायंस जैसे उनकी फॉरेन जो पॉलिसीज होती है उस पर भी जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी है वो रेगुलेशन करती है, तो वो पेशवा बन के भी वो स्ट्रॉन्ग पेशवा नहीं बन सकते थे। और इन जो तीनों चीफ्टन्स है जैसे सिंधिया, भोसले एंड होलकर्स, उन्होंने भी ट्रीटी साइन कर दी होती है, जिसके अंडर वो ब्रिटिशर्स की उनको बात माननी पड़ती है। देन जो मराठा एम्पायर होता है वो तो डिसइंटीग्रेट हो जाता है,
ठीक है, जो पूरा मराठा एम्पायर जो बहुत स्ट्रॉन्ग एम्पायर हुआ करता था एक टाइम पर, वो डिसइंटीग्रेट हो जाता है, वो छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड हो जाता है, स्ट्रॉन्ग एम्पायर नहीं रहता। अब हम देखते हैं थर्ड एंग्लो मराठा वॉर के बारे में। जैसे हमने सेकेंड मराठा वॉर में देखा, सेकेंड एंग्लो मराठा वॉर में देखा कि मराठा जो एम्पायर है वो डिसइंटीग्रेट हो जाता है। तो ऐसे क्या रीज़न होता है जिसकी वजह से थर्ड एंग्लो मराठा वॉर होती है? इसका टाइम पीरियड है 1817 टू 1818। तो ऐसे क्या रीज़न होता है जिसकी वजह से फिर से थर्ड एंग्लो मराठा वॉर होती है? अब जैसे मराठास है, वो जब भी वॉर्स लड़ते थे तो उनको एक टीम से सपोर्ट मिलता था। क्या बोलते हैं, हेल्प करते थे, उनको सपोर्ट मिलता था, हेल्प मिलती थी। क्या नाम था उनका? पिंडारीज। और ये जो पिंडारीज थे वो बहुत सारी क्लास और कास्ट से बनके मिले थे, मतलब किसी एक कास्ट का या फिर एक क्लास का डोमिनेंस नहीं था, मिक्स थी। और ये जो पिंडारीज थे वो मराठास को हेल्प करते थे वॉर में। तो पिंडारीज जो थे वो कोई फी चार्ज नहीं करते थे, कोई मनी चार्ज नहीं करते थे मराठास से, और ना ही कोई लैंड चार्ज करते थे। तो क्या ये जो पिंडारीज थे वो फ्री में काम करते थे मराठास के लिए? नहीं। जब भी मराठा किसी टेरिटरी को एक्वायर करता था या फिर वॉर में जीत जाता था तो वो पिंडारीज को क्या बोलते थे कि आप यहाँ पे जाके सारी चीज़ें लूट सकते हो, और इससे मराठास जो किंग थे, मराठास जो पेशवा थे, वो ओके थे। तो क्या होता है, जैसे जब सेकेंड एंग्लो मराठा वॉर फिनिश होती है, सेकेंड एंग्लो मराठा वॉर फिनिश होने के बाद क्या होता है, हमने देखा कि जो मराठास थे उनकी पोजीशन बहुत ज़्यादा वीक हो जाती है, वो किसी भी वॉर में पार्टिसिपेट ही नहीं करते। अब जब मराठास ये वॉर्स में पार्टिसिपेट नहीं करेंगे, कोई लैंड को एक्वायर नहीं करेंगे, तो जो पिंडारीज हैं उनको रेगुलर एम्प्लॉयमेंट नहीं मिलेगी, क्योंकि उनकी एम्प्लॉयमेंट का मेथड क्या था कि जब मराठास किसी लैंड को एक्वायर करेंगे तो वो उस लैंड को लूट लेंगे। तो जो रेगुलर एम्प्लॉयमेंट थी पिंडारीज के लिए वो बंद हो गई थी, क्योंकि जो मराठास थे वो वीक पड़ गए थे। तो इसलिए क्या, जो ये पिंडारीज थे उन्होंने क्या करना स्टार्ट किया, उन्होंने करना स्टार्ट किया, प्लंडर करते थे वो नेबरिंग टेरिटरीज को। और नेबरिंग टेरिटरीज में ईस्ट इंडिया कंपनी भी थी, उनके टेरिटरीज भी थी। तो ये सिनेरियो था उस टाइम पे कि मराठास जो किंग थे, मराठास जो पेशवा थे, वो वीक पड़ गए थे, इसलिए वो कोई भी लैंड को एक्वायर नहीं करते थे, और पिंडारीज को रेगुलर एम्प्लॉयमेंट नहीं मिल रही थी, तो वो जो नेबरिंग टेरिटरीज थे उनको प्लंडर कर रहे थे। अब ये बात पता चलती है ईस्ट इंडिया कंपनी को, और वहाँ पे लॉर्ड हेस्टिंग को। तो लॉर्ड हेस्टिंग जो है वो क्या करते हैं, वो अटैक करते हैं, किस पर? पिंडारीज पर। ये रीजन है कि क्यों थर्ड एंग्लो मराठा वॉर स्टार्ट हुआ। तो जब वो पिंडारीज पर अटैक करते हैं तो मराठास क्या सोचते हैं कि ये इनकी सोवरेनिटी की ब्रीच है, क्योंकि पिंडारीज ने इनकी इतनी हेल्प की थी हर वॉर में लड़ने के लिए।
तो अगर जब पिंडारीज पे अटैक होने लगा तो मराठास को ये लगा कि जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी है वो इनकी सोवरेनिटी को ब्रीच कर रही है। ये फर्स्ट रीजन था। एंड सेकेंड क्या रीजन था? ट्रीटी ऑफ पूना 1817। किसके बीच हुई थी ट्रीटी ऑफ पूना? ईस्ट इंडिया कंपनी एंड जो पेशवा है पूना के, उनके बीच में हुई थी। तो जो सारे चीफटेंस थे वो तो खुश थे ही नहीं इस ट्रीटी से, क्योंकि पेशवा को वो पूना के जो पेशवा थे उनको वो पेशवा बनाना ही नहीं चाहते थे। तो अब क्या हुआ, यहाँ पे वो खुश नहीं थे। और जो पेशवा थे, ये ट्रीटी ऑफ पूना में क्या हुआ कि ये जो पेशवा थे पूना के, इनसे जैसे बोला गया कि फॉरेन जो अफेयर्स है उसमें से ईस्ट इंडिया कंपनी की बात माननी पड़ेगी, किसी भी यूरोपियन को एम्प्लॉयमेंट नहीं देनी पड़ेगी। तो इन सारी चीज़ों से ये पेशवा भी खुश नहीं थे। ये चाहते थे कि इनके इंटरनल मैटर्स में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी जो है वो इंटरफेयर कर रही है। तो जो पेशवा थे पूना के, उन्होंने क्या करा, उन्होंने हेल्प मांगी। किससे हेल्प मांगी? भोंसले जो नागपुर से थे, सिंधियाज जो ग्वालियर से थे, होलकर्स जो इंदौर से थे। और उन्होंने अदर किंग से भी हेल्प मांगी। कौन थे अदर किंग्स? सिख रूलर रंजीत सिंह से हेल्प मांगी एंड नेपाल के किंग से हेल्प मांगी। ठीक है, बट क्या होता है, ये सारी चीजें ब्रिटिशर्स को पता चल जाती है। फिर जो सिंधियाज ब्रिटिशर्स पे अटैक करते हैं तो वो हार जाते हैं, तो उनके साथ एक ट्रीटी फिर से साइन होती है, ट्रीटी ऑफ ग्वालियर। कब होती है ये ट्रीटी? 1817 में। फिर जो पेशवा है वो अटैक करते हैं ब्रिटिशर्स पर वो हार जाते हैं। फिर क्या होता है, जो होलकर्स है वो भी अटैक करते हैं ब्रिटिशर्स पर और वो भी हार जाते हैं। तो होलकर्स के साथ ब्रिटिशर्स कौन सी ट्रीटी साइन करते हैं? ट्रीटी ऑफ मंडासौर। और ये कब होती है? 1817 में साइन। तो ऐसे करते करते जो भी सपोर्टर्स थे मराठा किंगडम के वो ख़त्म होते जाते हैं और उनके साथ जो ईस्ट इंडिया कंपनी है वो ट्रीटी साइन करती रहती है। अब लास्ट में क्या होता है, जून 1818 में पेशवा जो होते हैं पूना के, वो बहुत जगह डिफीट खाते खाते अपनी जान बचाते बचाते भागते हैं और एट द एंड 1818 में पेशवा जो है वो सरेंडर कर जाते हैं। पेशवा ने सरेंडर कर दिया जाता है और जो ब्रिटिश है वो क्या करते हैं, जो पेशवाशिप है उसको ही अबॉलिश कर देते हैं कि पेशवाशिप की वजह से ही सारी प्रॉब्लम्स होती है, तो ये पेशवाशिप को ही अबॉलिश कर देते हैं। तो यहाँ पे जो है वो हमारी थर्ड एंग्लो मराठा वॉर भी खत्म होती है। इसमें भी हम देखेंगे एंग्लो मराठा वॉर्स में हमें क्या क्या देखनी है चीज़ें, क्या क्या याद करनी है। मैंने आपको स्टोरी बताई है, आपको सारी डिटेल्स की
कौन सा राजा कौन सा पेशवा कब आया, क्रोनोलॉजी याद करनी है, बट किसने किसको मारा, कौन किसका किसने एसिसिनेट किया, ये सारी चीज़ें याद नहीं करनी। याद क्या करने, इम्पॉर्टेंट किंगडम्स, जैसे हमने अभी इम्पॉर्टेंट चीफटेंस देखे थे मराठास के, वो देखने हैं। क्रोनोलॉजी, ट्रीटीज, एंड किंग्स, या फिर इस केस में पेशवा। जो इम्पोर्टेंट है वो ही, बहुत सारे पेशवा आए थे बट हमें इम्पोर्टेंट पेशवाज है उनको ही देखना है, ठीक है। तो ये जो क्लास है वो हमने ख़त्म करी रिगार्डिंग एंग्लो मराठा वॉर। थैंक यू।